हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर योर टर्म वन एग्जामिनेशन। कि आप अपने टर्म वन के अकाउंट्स के सिलेबस को कैसे ख़त्म करें, कैसे हम इसे रिवाइज करें, उसके लिए मैं आपको एक रिवीजन स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। हालांकि आपको अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी खुद बनानी चाहिए, लेकिन अगर आपको फिर भी रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको आइडिया नहीं मिल पा रही कि किस तरीके से करें, तो आप इस रिवीजन स्ट्रैटेजी का गाइडेंस ले सकते हैं या रेफरेंस ले सकते हैं और इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से अपना खुद का रिवीजन शेड्यूल प्लान कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे टर्म वन एग्ज़ाम में टोटल 7 चैप्टर्स आ रहे हैं और अब हमारे पास कुल 30 डेज बचे हैं अपने पूरे अकाउंट्स के सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। अब इन 30 दिन के अंदर आपको अकाउंट्स का ही सिलेबस रिवाइज नहीं करना, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको भी पढ़ना है और उन्हें भी रिवाइज करना है। तो मैं सिर्फ आपको भी अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा कि अकाउंट्स के अंदर देखिए हमारे पास टोटल जो चैप्टर्स हैं वो हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं। फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, शेयर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी और अकाउंटिंग रेशियोज। और ये टोटल चैप्टर है 40 मार्क्स के। अब इन 40 मार्क्स में जो आपका टोटल मार्क्स डिवाइडेड है, आपका 6 मार्क का फंडामेंटल है, गुडविल और चेंज इन पीएसआर 6 मार्क्स का है और एडमिशन भी 6 नंबर का है। शेयर्स का चैप्टर 12 नंबर का है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है और 12 नंबर का भी है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी और अकाउंटिंग रेशियोज जो है वो हमारे पास 10 मार्क्स के लिए और टोटल इस तरह से 40 मार्क्स हमारी डिवाइडेड है। तो आपको कैसे करना चाहिए, जो आपको सबसे ज़्यादा ईजी लग रहा है और ज़्यादा मार्क्स का है उसे आपको फटाफट रिवाइज कर लेना चाहिए कम से कम समय में, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपने कम समय में इतना सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया है, एक आप अच्छी पोजीशन में पहुंच गए हैं। कई बार क्या होता है कि हम पहले एक बेसिक मिनिमम हम मार्क्स क्रॉस कर लेते हैं, फिर हमारे साथ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होने लगते हैं। आपने कभी भी कोई मैच देखा होगा तो हमेशा प्लेयर्स क्या कोशिश करते हैं, पहले सिंगल डबल्स निकालने की, फिर उसके बाद जब उन्हें लगता है कि हाँ आप सिंगल डबल हम आसानी से निकाल रहे हैं, तो फिर वो चौके और छक्के मारने की बात करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जो पहले आपको इजी और आपको जो पहले पता है कि आता है वो फटाफट जल्दी से कम कम समय में रिवाइज कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद ताकि डिफिकल्ट चैप्टर को भी हम टारगेट कर सके, वो हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब हमारे इजी चैप्टर्स हो जाएंगे। तो 40 मार्क्स हैं। अब मैं आपको किस तरीके से प्लान करने के लिए बोलूंगा, आइए देखते हैं। फंडामेंटल्स का जो चैप्टर है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और लेंदी चैप्टर है, इसमें आपको 4 से 5 दिन देने चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है कि आपका ये चैप्टर पहले से प्रिपेयर है तो आप कम समय भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा और टाइम देना चाहिए तो 1-2 दिन आप और ज़्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि फंडामेंटल्स को लेकर बैठ गए तो लेकर बैठ गए। ऐसा गलती नहीं करनी कि एक चैप्टर उठाया तो उसको लेकर बैठ गए और पता नहीं चल रहा कि 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए कि वही चैप्टर चले जा रहा है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। एक प्लान बनाना है और उस प्लान के अकॉर्डिंग चलना है। ये नहीं कि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है, ये बहुत बड़ी गलत बात हो जाती है कई बार। गुडविल और चेंज इन पीएसआर का जो चैप्टर है, इसके अंदर गुडविल बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है और चेंज इन पीएसआर भी कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें आप 2 से 3 दिन दे सकते हैं। अभी मैं आपको चैप्टर वाइज रिवीजन स्ट्रेटजी बताऊंगा कि हर चैप्टर के अंदर आप क्या क्या टॉपिक्स पढ़ें और किन किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें, हर टॉपिक के अंदर, हर चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें स्किप नहीं करनी। आइए, उसके बाद अब हमारे पास एडमिशन का चैप्टर आता है जिसमें आपको 2 से 3 दिन दे सकते हैं। शेयर्स वाला चैप्टर है जिसमें आप 5 से 7 दिन दे सकते हैं और अकाउंटिंग रेशियोज का चैप्टर है जिसमें आप 4 से 5 दिन दे सकते हैं। इसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी वाला चैप्टर भी खत्म करना है। तो इस तरीके से आप देखें तो टोटल आपके मिनिमम 17 दिन और मैक्सिमम 23 दिन के अंदर आपका पूरा अकाउंट्स का सिलेबस रिवाइज हो सकता है। अब इसके अंदर आपको सिर्फ अकाउंट्स नहीं पढ़ना, आप कोई और 1 या 2 सब्जेक्ट इसके साथ भी ले सकते हैं कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया इसके साथ या बिजनेस स्टडीज इसके साथ खत्म कर लिया, ताकि आपके 2 से 3 सब्जेक्ट एकदम से खत्म हो जाए आफ्टर 17 to 23 डेज। 30 दिन के अंदर आपको चारों सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं। अब 1 हफ्ता आपको स्पेशली देना है फॉर सैम्पल पेपर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे तो वो आपको एकदम से आपको पता नहीं चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी, हम कितने पानी में है। अब आप ये सैम्पल पेपर्स मेरे हिसाब से तो रोज़ 1 या आधा या 10-20 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर करने ही चाहिए रोज़। आज से आपको एक माइंड में हैबिट बना लेनी चाहिए कि आपको पेपर की प्रैक्टिस करनी है। आज से ही ये पेपर्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस मंथ इज़ फोकस ऑन टेस्ट पार्ट। ये जो मंथ चल रहा है अभी नवंबर का, इस मंथ में आपको सिर्फ टेस्ट पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये नहीं कि पढ़ते जाना है। देखो हम अप्रैल से पढ़ते ही आ रहे हैं, अप्रैल से हमने पढ़ाई स्टार्ट करी थी और आज तक अभी हम पढ़ते ही आ रहे हैं। तो अब आपको जो ध्यान देना है, आपका जो मोड होना चाहिए वो टेस्ट मोड होना चाहिए। ट्राई टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट। आपको जितनी ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए वो टेस्ट पर ध्यान देने चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारी तैयारी नहीं हुई, हम टेस्ट क्यों दें। नहीं, फिर भी आपको टेस्ट देने चाहिए।
रोज के 10-20 क्वेश्चन आपको करने ही चाहिए सैंपल पेपर्स में से। तो एटलीस्ट मैं आपको कहूँगा 5 पेपर्स आप करो, और 10 कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मिनिमम 5 पेपर तो आपको करने चाहिए, 5 से 10 के बीच में आपको पेपर्स करने चाहिए। मिनिमम 5, मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है। उसके बाद चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी। अब मैं हर चैप्टर के वाइज आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस चैप्टर में से आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और कैसे फटाफट से रिवाइज करना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ चैप्टर फंडामेंटल। फंडामेंटल के अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एलएलपी क्या होती है। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पार्टनरशिप के पता होने चाहिए कि जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैसे ट्रीट करते हैं हम इस चैप्टर के अंदर। 3 मेथड्स है, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। वो तीनों मेथड्स आपको आने चाहिए, याद होना चाहिए। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ क्या है, मिडल ऑफ मंथ क्या है, एट द एंड ऑफ द ईच मंथ क्या है। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन फिक्स में जाती है, कौन कौन सी करंट में जाती है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। सैलरी टू पार्टनर के बारे में पता होना चाहिए। बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। एप्रोप्रिएशन और चार्ज के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से आइटम एप्रोप्रिएशन होते हैं, कौन कौन से चार्ज होते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर डीड नहीं है तो 6% पर एनम होता है, और अगर डीड नहीं है तो सैलरी किसी को नहीं दी जाती, लोन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होती है। ये सारी बातें आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, रेंट टू अ पार्टनर देते हैं तो क्या एंट्रीज होती हैं। एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। आपको याद होगा आपकी बुक के अंदर से मैंने ये टॉपिक कराया था आपको कि जब हमारा प्रॉफिट कम है लेकिन एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है तो उस केस में हम कौन सी रेशियो लेते हैं। तो ये सारी बातें, जर्नल एंट्रीज आपको सारी एकदम से टिप्स पर होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए बार बार जर्नल एंट्रीज को रिवाइज करें ताकि हमें एक तरह से याद हो जाए ये एंट्रीज। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है, पास एडजस्टमेंट्स और गारंटी, ये 2 टॉपिक इस चैप्टर का कोर है मैं कहूँगा। तो आपको कैसे ये पूरा चैप्टर 4 से 5 दिन के अंदर रिवाइज करना है, इसकी आपको खुद एक बार स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कितना टाइम किस टॉपिक पर देना चाहिए। तो ये था फंडामेंटल्स के लिए। आइए आगे चलते हैं। फंडामेंटल के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको कर लेने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास गुडविल। गुडविल का मीनिंग क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट होती है, फीचर्स पता होने चाहिए। परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या डिफरेंस है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, कितने मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, और एमसीक्यू क्वेश्चन। तो गुडविल का चैप्टर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको आप फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। एक दिन में भी इसको रिवाइज किया जा सकता है, 2-4 घंटे के अंदर, कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये भी कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। इसके अंदर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड गुडविल बुक्स में पेयर हो रही होती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, किस रेशियो में लेते हैं। रिजर्व्स के बारे में पता होना चाहिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसका क्या करेंगे, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है इसके अंदर कि पार्टनर डिसाइड टू शो ओल्ड फिगर्स इन दी बैलेंस शीट। पार्टनर चाहते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज की ओल्ड वैल्यू हुआ है, तो उसके अंदर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते थे, हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते थे, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो ये था पूरा, आपको चेंज इन पीएसआर इस तरीके से कवर करना है। हर टॉपिक को आपको टच करते हुए चले जाना है। अब इतना टाइम नहीं है कि हमारे पास हम 50-50, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। हर टॉपिक को देखते चले जाना है, समझते चले जाना है कॉन्सेप्ट वाइज, और उसके कुछ क्वेश्चंस हाथ से भी करने हैं और कॉन्सेप्ट को समझ के आगे बढ़ते चले जाना है। हम अब इतने क्वेश्चंस नहीं कर सकते जितना हमें पहले हम स्टार्टिंग में कर सकते थे। हर टॉपिक को आपको टच करके समझ के आगे बढ़ते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है आपके पास एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, 3 टाइप के क्वेश्चंस होते थे, वो देख लेने चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है, जब पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है तो क्या होगा, नहीं लेकर आ रहा तो क्या होगा, हिडन गुडविल है तो क्या होगा, काइंड में लेकर आ रहा है तो क्या होगा, पार्शियल गुडविल लेकर आ रहा है तो क्या होगा। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सेम वही, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या होगा, प्रोविडेंट फंड का क्या होगा। प्रोविडेंट फंड में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे पे नहीं करना होता, इसे क्या करते हैं हम एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में शो करते हैं।
रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, और कुछ एडजस्टमेंट्स आप इसके अंदर देख सकते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट तो इस चैप्टर में से ऑलरेडी डिलीट हो गया, और फिर इसके बाद आप इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत करना जरूरी है। मैंने टीएस गिरेवाल के चैप्टर वाइज एमसीक्यू की वीडियोस ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी हुई है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो उसे भी जाके जरूर देखिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर शेयर्स। ये थोड़ा सा आप कह सकते हो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेंदी भी है थोड़ा सा। तो सबसे पहले इसको तैयार करने के लिए आपको जर्नल एंट्रीज का पता होना चाहिए कि जर्नल एंट्रीज बेसिकली कैसे पास की जाती हैं। अगर लमसम का केस है और अगर इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस केस में जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती है ये आपकी टिप्स पर होना चाहिए। अब ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन का कैसे करेंगे हम ट्रीटमेंट, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स की एंट्रीज कैसे होती है, किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, और इस पर इंटरेस्ट रेट क्या है, इसके बारे में भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम प्रमोटर्स को शेयर्स देते हैं, वेंडर को देते हैं, या अंडर राइटिंग के लिए शेयर्स देते हैं, तो इस केस में हमारी क्या एंट्रीज होती हैं, ये भी आपको रिवाइज करना चाहिए। उसके बाद है फॉर फीचर का टॉपिक और री इशू। फॉर फीचर और री इशू पे भी आपको काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर का जो मेन है वो यही है, फॉर फीचर और री इशू। छोटे छोटे बड़े अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल फॉर फीचर और री इशू पर, तो अगर आप सैम्पल पेपर साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके साथ साथ क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। आप वेट मत करना कि हाँ भाई जब तक हमारा पूरा चैप्टर खत्म होगा फिर हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर्स की। नो, ऐसा कभी नहीं होता। हमारी तैयारी एंड तक चलती रहती है, तैयारी कभी भी खत्म नहीं होती। तो आप फटाफट साथ साथ सैम्पल पेपर थोड़ा थोड़ा अगर करते रहेंगे तो 30 डेज में आप देखेंगे आपके काफ़ी 4, 5, 6 सैम्पल पेपर्स हो गए हैं और यू विल फील कॉन्फिडेंट। ओके, तो ये थी स्ट्रैटेजी फॉर शेयर्स वाले चैप्टर के लिए। अब आगे चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। आपको फॉर्मेट बैलेंस शीट का पता होना चाहिए कैसे बनता है, फॉर्मेट पीएनएल अकाउंट का कैसे बनता है ये पता होना चाहिए, और हेड्स और सब हेड्स इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करो। ये चैप्टर आपका आराम से 1 दिन के अंदर खत्म हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, वैसे तो 1 दिन में भी हो सकता है। 1 दिन पूरा नहीं लगाना, आप 4-5 घंटे लगाएंगे इसके ऊपर तो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं रेशियोज। रेशियोज के अंदर आपको पता है 4 तरह की रेशियोज होती हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। इसके अंदर सारी आपको पढ़नी है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सारी ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, सारी रेशियोज पढ़नी है। कुछ रेशियोज ऐसी हैं जिसमें हमारी गलती हो जाती है, उस पर खास ध्यान रखना है, जैसे प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, इन पे आपको खास ध्यान रखना है। तो उनको आपको, क्योंकि करंट रेशियो, क्विक रेशियो सब बच्चों को निकालनी आती है, तो आपको आगे वाली रेशियोज पे खास ध्यान रखना है। ओके, तो उसके बाद ये रेशियो वाला आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप एक तरह से फिर इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करें, फिर उसके बाद सैम्पल पेपर्स करें। तो इससे आपका क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और लास्ट टाइम तक आप सोचेंगे कि हाँ अब हम कुछ कॉन्फिडेंट पोजीशन में हैं। अपने आप को हेल्दी रखें। आई नो फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं बीच में, और फेस्टिवल्स में भी थोड़ा टाइम जाएगा, तो उस अकॉर्डिंगली आप पहले से अपना प्लान कर लें कि कब हमें ब्रेक लेना है। ऐसा भी नहीं है, थोड़ा टाइम फेस्टिवल को भी दें, बिल्कुल भी आप ये नहीं कि थोड़ा सा आप टाइम उस पर भी दें। तो अपना स्ट्रैटेजी प्लान करें कि अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरह से हम स्टडीज़ करें कि हमारा सब कुछ टाइमली ख़त्म हो जाए। हेल्दी रहें, कुछ भी उल्टा सीधा मार्केट से ना खाएं, क्योंकि ये टाइम 30 दिन सच में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टर्म 1 के फाइनल बोर्ड एग्जाम्स है। अगर आपने इस 30 दिन में थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लिया, फ़ोन से अपने आप को दूर कर लिया, तो इस सच में 30 दिन आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो इस 30 दिन में थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखो, अपने आप को संभाल के रखो, हेल्दी खाओ। मौसम भी चेंज हो रहा है, मौसम चेंज का भी ध्यान रखो। ये नहीं कि हमें सर्दी खांसी जुकाम हो गया तो उससे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, आपके 2, 4, 5 दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और आई होप ये स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर ये आपको पसंद आई है तो आप अपने से फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ऐसी कुछ अगली वीडियो में। बाय बाय।